हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के जो बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है वो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी। क्वेश्चन है व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड। अगर किसी गैस को कंप्रेस किया जाए, जैसे आप लोग साइकिल में हवा भरते हैं ना, तो जब साइकिल में हवा भरेंगे तो जब पंप नीचे की तरफ जाएगा तो ये कंप्रेशन है। तो होएगा क्या, कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली इसकी वॉल्स को आपने क्या बना दिया, इंसुलेटर बना दिया है। ठीक है। एंड रिवर्सिबली द फाइनल टेम्परेचर, अब सोचो ना, हीट बाहर ट्रांसफर हो नहीं सकती है, हीट का बाहर ट्रांसफर हो नहीं सकता। जब हीट का बाहर ट्रांसफर हो नहीं सकता है तो ये वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स ऑन द सिस्टम है। तो इसमें आपने क्या किया, जब वर्क डन होएगा सिस्टम पर तब प्लस डब्ल्यू है, और प्लस डब्ल्यू का मतलब क्या है, आप इसका एनर्जी कंटेंट बढ़ा रहे हो, और जब एनर्जी कंटेंट बढ़ाओगे तो टेम्परेचर क्या होएगा भाई, बढ़ जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन को उल्टा कर दें, इसको हम एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाए और इंसुलेटर कंटेनर हो, तो फिर अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अभी कंप्रेस कर रहे हो तो इससे इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन मेरे पास है वो है 13 नंबर। क्या कर रहे हैं जी इसमें, उसने कहा Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। अब देखो पहला ऑप्शन उसने कहा है आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल कंडीशन जब आप लेके चलोगे तो वहां डेल्टा ई जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, डेल्टा टी जीरो हो गया, डेल्टा ई जीरो हो गया। ठीक होगी बात। अब जब डेल्टा ई जीरो हुआ तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आ गया। तो उसने कहा नॉट ट्रू, तो आइसोथर्मस थर्मल के लिए तो ये ट्रू है। अब उसने कहा जी एडियाबेटिक, भाई सीधा सीधा आंसर है कि एडियाबेटिक प्रोसेस जब भी आप लेकर चलोगे, एडियाबेटिक प्रोसेस जब आप लेकर चलोगे तो आपके पास डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू दिया हुआ है, जबकि यहां Q क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि Q तो जीरो ही हो गया ना बच्चे। उसके बाद है साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में तो सब कुछ ही जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल हो जाता है। तो इसीलिए आंसर इसका जो रहेगा वो रहेगा एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है जी। देखो जो अगला क्वेश्चन है वो है 19 नंबर, जो बच्चों ने मेरे से पूछा वर्क डन बाय अ सिस्टम, वर्क डन बाय अ सिस्टम, तो ये माइनस हो गया, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 8 जूल है। वर्क डन बाय मी, जैसे मैं भी काम कर रहा हूं ना, तो मेरा एनर्जी कंटेंट इसमें यूज हो रहा है। तो वर्क डन बाय अ सिस्टम व्हेन 40 जूल ऑफ हीट सप्लाई टू इट, और ये 40 जूल हीट इसको सप्लाई कर दी है, यूनिट सेम है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एफ एल ओ टी है। क्यू की जगह पर 40 लिख दिया, डब्ल्यू की जगह पर -8 लिख दिया। तो डेल्टा ई का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 32 जूल। सीधा सीधा जैसा वो आपको बोलता जा रहा है बस सीधे सीधे उसको अप्लाई करते जाओ, इससे आपके आंसर बनते जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर है 21। उसने कहा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी कब वैलिड है, कब वैलिड है। ठीक हो गया। अब हम सोच ले थोड़ा सा, कांस्टेंट प्रेशर, बात तो ठीक लग रही है क्योंकि ये मेंटेन रहेगा। वैसे इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, क्यूपी क्यूवी पी डेल्टा वी। ठीक हो गया। लेकिन अगर वो कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, तो भाई साहब कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये भाई साहब यहां से रवाना हो जाएंगे। क्यों, अभी पिछले क्वेश्चन में भी था कि इंटरनल एनर्जी चेंज इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा जीरो। तो सेकंड ऑप्शन तो मैच नहीं करेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर में फिर कांस्टेंट टेम्परेचर वाली गलती आ रही है, तभी एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा।
कांस्टेंट टेम्परेचर जहां जहां है, ये इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगी नहीं। कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब डेल्टा टी आपके पास 0 हो गया तो ये टर्म डेल्टा ई 0 होने वाली है, तो इस इक्वेशन की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर हमारा फर्स्ट बन रहा है। ठीक है जी। देखो अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एक तो इसमें टेम्परेचर का हल्का सा मिसप्रिंटिंग है। वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है जब वाटर का लिक्विड फॉर्म और वाटर का वेपर फॉर्म क्या होंगे, इन इक्विलिब्रियम होने वाले हैं। द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, जब एंथैल्पी बोले तो डेल्टा एच लिख देना चाहिए, वो है 40.63 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया। अब चाहते क्या है भाई साहब, डेल्टा ई कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, तो फॉर्मूला आपको बताया था अभी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। एनजी की वैल्यू क्या, यहां डेल्टा एनजी +1 हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, तो डेल्टा एच की वैल्यू 40.63 है, वो भी किलो जूल में। डेल्टा ई हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 लिख दी गई है, 8.314 लिख दिया। टेम्परेचर 100 डिग्री है, क्योंकि 1000 करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये 373 डिग्री सेंटीग्रेड में कभी भी कैलकुलेशन नहीं होती, आपको पता ही है। उसको इमीडिएटली 1000 का डिवाइड करके किलो जूल में बदलो, ये भी किलो जूल में ऑलरेडी है। तो डेल्टा ई 40.63 में से जब ये पूरा की पूरा कैलकुलेट होकर सबट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका एग्जैक्ट आंसर यहां बनने वाला है। इसको काट दें आप तो ये 0.3 हो गया, इसको मैं 0.4 भी मान लेता हूं, तो ये 0.4 8 इंटू 0.4 तो मेरे पास है 3.2, तो 3.2 अप्रोक्सीमेट घटेगा, तो डेल्टा ई की वैल्यू 40 से नीचे है मेरे पास, 3 घटकर भी 37, 39, 42, 43, तो ये मेरा पहला आंसर इससे मैच कर जाएगा। अगर हम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल रहे तो भी हमारा आंसर इस पे हिट होने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 31। ठीक है जी, तो देखते रहे। अगला टारगेट हमारा क्वेश्चन है जी 33। इन्होंने लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है प्लस हाफ ऑफ O2 ऑक्सीजन है और CO2 गैस है। ये रिएक्शन रिएक्शन बैलेंस्ड है, CO ठीक हो गया। चाहते क्या है, विच वन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है, देख लें। देखो सबसे पहली बात तो डेल्टा एनजी निकाल लें इसका। आप जैसे डेल्टा एनजी निकालेंगे, ये 1 है भाई, ये मेरे पास 1.5 है, तो 1 माइनस 1.5 से ये माइनस का 0.5 आ रहा है। ठीक है जी, तो जहां भी डेल्टा एनजी नेगेटिव होगा वहां डेल्टा ई का ग्रेटर होना श्योर है, ये थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ है। जब डेल्टा एनजी पॉजिटिव, तो मैं कई बार बोलता हूं कि इक्विलिब्रियम चैप्टर का आपका केपी ज्यादा हो गया और इस चैप्टर का क्यूपी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो डेल्टा ई ग्रेटर देन, तो यहां मेरे पास इसका सेकंड आंसर मैच करेगा जिसमें डेल्टा ई ग्रेटर देन डेल्टा एच। हल्का करेक्शन लगाकर आप इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया विच इज ट्रू फॉर द कंबशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज लिखा गया C12 H22 O11। कंबशन करवाना है, ऑक्सीजन चाहिए, जितने कार्बन उतने CO2। सुक्रोज के बारे में सारे जानते हैं, सॉलिड है। ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ वाटर बना दें। और कंडीशन 25 है, तो ये भाई साहब लिक्विड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जब आप थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, तो बैलेंस कर ले। यहां का 11 ऑक्सीजन यहां से बैलेंस हो गया, ये भी गलती आप कर सकते हो, सुधार लेना। 12 O2 है, तो यहां आपके पास सीधे सीधे 12 O2, तो 12 O2 लिख दे। अब ये तो लिक्विड था, काम का नहीं है। 12 गैस है, ठीक हो गया, ये 12 गैस है, ये सॉलिड था, तो डेल्टा एनजी क्या हो गया 0। जैसे डेल्टा एनजी 0 होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो 34 का हमारा थर्ड आंसर मैच कर जाएगा। उसके बाद है जी 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल, बैलेंसिंग में हो सकता है आपने गड़बड़ की हो, मुझे नहीं पता। इथेनॉल लिक्विड है, आप इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर आए हो, तो इथेनॉल लिक्विड है, 78.3 इसका बीपी है। तो इसने क्या कहा कि मैंने इथेनॉल का कंबशन करवा दिया जी। इससे इक्वेशन बनी, 2 तो CO2 बने, 6 तो 3 वाटर बने। कंडीशन देख लेना, द हीट ऑफ 27 डिग्री, तो इसको लिक्विड लिख दे, इसको गैस लिख दे, इसको गैस लिख दे, बैलेंस कर ले। 4 ये 3 7 हो गए, एक यहां था, तो 6 बैलेंस करने, 6 बैलेंस हो गए। देखते डेल्टा एनजी निकालो सबसे पहले, तो इसका काम खत्म हो गया। ये 2 है, ये 3 है, तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1। आगे क्या करें? उसने कहा जी बोम कैलोरीमीटर में तो वो तो डेल्टा ई निकलता है। बोम कैलोरीमीटर का यूज आपको कैलोरीमीटर में बताया ना। ये -670.48 यूनिट क्या है जी? किलो कैलोरीज। यहां भी आप फंस सकते हैं और मोस्टली फंसे भी होंगे, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। व्हाट इज द डेल्टा एच? तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NgRT। ठीक हो गया। मुझे -670.48 ये दे रखा है, ठीक हो गया। अब मेरे पास ये माइनस है, -1 इंटू, गलती क्या करेंगे आप, ये किलो कैलोरीज है, तो यहां R की वैल्यू 2 लिखनी पड़ेगी। ये हो सकता है आपने ब्लंडर किया हो, मुझे नहीं पता। टेम्परेचर यहां 27 था तो 300 लिखना है, लेकिन अभी भी ब्लंडर कर सकते हैं आप। वो कौन सा वाला है कि ये किलो कैलोरीज था, ये कैलोरीज है, तो डिवाइडेड बाय 1000 करो। तो 670.48 में माइनस माइनस में ऐड होगा, 670 से ऊपर का कोई भी वैल्यू मेरे पास आ जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो ये 0.6 आ गया आपके पास, ठीक है। तो 670.48 में 0.60 ऐड हुआ है, 8 यहां, 6 4 1 यहां, 1 यहां, 7 यहां, 671.18, ठीक है जी। तो आपके पास जो आंसर आएगा ये 0 आएगा यहां, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सेकंड मैच करेगा इसका, ठीक है जी, सेकंड मैच करेगा। तो कुल मिलाकर 33 34 36 एक ही टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें डेल्टा एच डेल्टा ई इन सब के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में भी आपकी जो स्किल्स चेक की हैं 39 के अंदर वो यही की है। क्वेश्चन क्या है जी, 2x सोलिड है, ये डेल्टा एनजी में काउंट होगा नहीं। 2y सोलिड है, ये काउंट होगा नहीं। उसके बाद 2c लिक्विड है जी, d गैस है, तो ये भी काउंट होगा नहीं, ये भी काउंट होगा नहीं, ये भी काउंट होगा नहीं। तो डेल्टा एनजी इस रिएक्शन का आपके पास सिंगल आएगा, प्लस आएगा, और डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई, मतलब क्यूपी ग्रेटर देन क्यूवी। और यही बात इसने कर रखी है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 300 केल्विन पर क्यूपी गिवन है, क्यूपी गिवन है, डेल्टा एच गिवन है -28 किलो कैलोरीज पर मोल। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा यूनिट्स पे फोकस रखिएगा, नहीं तो मारे जाएंगे आप। ये पूछा हुआ है उसने, तो भाई साहब सीधी सी बात है, जहां डेल्टा एनजी प्लस है मतलब क्यूपी की वैल्यू ग्रेटर आएगी। तो क्यूपी की वैल्यू अगर ग्रेटर आएगी तो ये -28 तो ऑलरेडी दे रखी है और क्यूबी पूछा हुआ है, तो चेक कर ले। डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस डेल्टा NgRT, डेल्टा एच की वैल्यू -28 दे रखी है, ये निकालना है। ये 1 है, ये 2 है, ये 300 है, डिवाइडेड बाय 1000 है, तो ये माइनस बनकर उधर जाएगा, और ये मैंने बताया था कैलकुलेट करके 0.6 आ रहा है। तो डेल्टा ई -28 प्लस पॉइंट का 6, तो 28.6 माइनस में किलो कैलोरीज करके इसका आंसर मैच करने वाला है। तो आंसर कौन सा बन रहा है इसका? थर्ड आंसर बन रहा है। बात समझ गए होंगे शायद आप लोग। तो वर्ड्स में उलझाएगा, वर्ड्स में उलझेंगे तो सामने वाले को विनर बना देंगे, और वर्ड्स में नहीं उलझेंगे तो आपका विनर बनना फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 61 में उसने कहा हुआ है एंट्रोपी ऑफ एन एडियाबेटिक। भाई साहब जब एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, तो एडियाबेटिक का मतलब है DQ 0 हो गया, तो जो डेल्टा S है वो Q पे डिपेंडेंट है। जब आपने इसका एक्सचेंज, इसकी वैल्यू का एक्सचेंज ही 0 कर दिया है, तो डेल्टा S भी आपके पास 0 होने वाला है। तो इसका थोड़ा सा आंसर में करेक्शन लगेगा, सेकंड आंसर बनने वाला है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर चलता है 65। 65 में उसने एक रिएक्शन लिखी है, Ag2O सॉलिड फिजिकल स्टेट पे नजर रखें,
Ag सॉलिड, ठीक हो गया, हाफ ऑफ O2 गैस, ठीक है, इज एट इक्विलिब्रियम, इज, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होएगा, जीरो, सामने क्या लिखते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जब ये जीरो हो गया तो डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा उसने, इज इट इक्विलिब्रियम, गिवन दे रखा है और टेम्परेचर मुझसे पूछा हुआ है किस टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आएगी, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, तो आपने क्या ब्लंडर किया होगा यूनिट्स, और मैं बार बार ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन भी बोलता हूं कि आपको अगर उसने डेल्टा एच किलो जूल में दिया है तो मुझे पूरा शक है कि वो आपका डेल्टा एस जूल में देगा, तो यहां उसने क्या हरकत की है, ये 30.5 किलो जूल दिया हुआ है और नीचे जो वैल्यू दी है वो भी किलो जूल है, तो आप टेंशन फ्री होकर जी सकते हैं, तो सीधे सीधे वो टेम्परेचर आपके पास 462.12 केल्विन आ जाएगा। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 67 भी है, यहां उसने ए सॉलिड को, बी सॉलिड में, सी गैस में बदला हुआ है, ठीक होगी बात। डेल्टा एच का वैल्यू उसने दिया हुआ है 30.56 किलो जूल पर मोल, और जो डेल्टा एस है वो दिया हुआ है 66 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यूनिट पे, और टेम्परेचर आपसे पूछा हुआ है, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू 30.56 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 66, तो इसका टेम्परेचर कैलकुलेट करके भी हमारे पास 463 केल्विन आ रहा है। तो ये मुझे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बातें अब शुरू हो गई हैं, क्योंकि 61 क्वेश्चन एंट्रोपी का था, ये टेम्परेचर निकालना है जहां इक्विलिब्रियम सेट हो गया, तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लेना इक्विलिब्रियम सेट हो गया तो सीधे सीधे डेल्टा एच बाय डेल्टा एस लगाओ, खटाक से बाहर निकलो, ठीक है ना, टाइम बचेगा। पहले आप सोचोगे डेल्टा जी जीरो है, डेल्टा टी डेल्टा एस के बराबर हो रहा है, फिर टी इज इक्वल टू डेल्टा जी बाय डेल्टा एस हो रहा है, तो सीधे क्वेश्चन का फॉर्मूला ही सेट कर लो कि इक्विलिब्रियम में वो फॉर्मूला आपने लगाना ही लगाना है। देखो क्वेश्चन नंबर 87 जो है ना, उसमें उसने पता क्या कहा हुआ है, उसमें कहा है कि मुझे बताना है कि डेल्टा एच की वैल्यूज के बेसिस पे, डेल्टा एच केमिकल बॉन्डिंग से मैं आपको लगातार बोलता आ रहा हूं कि अगर किसी का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है तो स्टेबल है, जितना ज्यादा एक्सोथर्मिक है उतना ज्यादा स्टेबल है। अगर आप उस ग्राफ को देखना चाहते हैं जो हमने वहां बनाया था पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का, तो मैंने आपको बोला था कि जो जितनी डेप्थ पकड़ेगा ये डिस्टेंस का डेल्टा या फिर पोटेंशियल एनर्जी के साथ में ग्राफ हुआ, तो जितनी डेप्थ ज्यादा है वहां मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा है, जितनी डेप्थ ज्यादा है उतना मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा है, जितनी डेप्थ ज्यादा है उतना मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है, तो मैक्स एक्सोथर्मिक, मैक्स अनस्टेबल, मैक्स अनस्टेबल का दूसरा वर्जन क्या हुआ, लीस्ट स्टेबल। तो मैं आपको इसी में से बोल के बताता हूं, एक है -94, दूसरा है -231.6, तीसरा है प्लस, एक था किलो कैलोरी वो भी किलो कैलोरी, प्लस 21.4 प्लस 64.8, तो लीस्ट स्टेबल वही होएगा जो मोर एंडोथर्मिक होएगा, तो आंसर आपका फोर्थ आएगा 64.8 किलो कैलोरीज, ठीक है जी। मैक्स एक्सोथर्मिक मैक्स स्टेबिलिटी, मैक्स एक्सोथर्मिक मैक्स स्टेबिलिटी, और मोर स्टेबल मैक्स स्टेबल, और इसको एक्सो को एंडो बना दे तो लीस्ट स्टेबल का टैग लग जाना है, ठीक होगी बात। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है ना, वो है इन 93 नंबर, इन किरचॉफ्स इक्वेशन विच फैक्टर अफेक्ट्स द हीट ऑफ रिएक्शन। तो मैं आपसे एक सिंपल बात करूंगा कि आप पहले तो इसको अपनी कॉपी में उतारें, डेल्टा सीपी वीडियो को पॉज करें और इसको अपनी कॉपी में उतारें, फिर आपको पता चलेगा एक टेम्परेचर T1 पर डेल्टा एच है, दूसरे T2 पर डेल्टा एच है, फिर दो टेम्परेचर अलग अलग हुए। तो मान लो कोई रिएक्शन X है, उसको मैंने 25 डिग्री पे करवाया, एक रिएक्शन उसी को
मैंने एक्स रिएक्शन को 50 डिग्री पे करवाया, तो दोनों के डेल्टा एच बदलेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और यहां टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया, उससे उसका डेल्टा सीपी निकला। तो मैं बात को बोलूं तो क्या निकलेगा कि टेम्परेचर पे डेल्टा एच रिएक्शन की डिपेंडेंसी। क्वेश्चन भी तो यही है, किरचॉफ्स इक्वेशन विच फैक्टर अफेक्ट द हीट ऑफ रिएक्शन। तो हम किरचॉफ्स में टेम्परेचर का ही डेल्टा एच पे स्टडी कर रहे हैं, टेम्परेचर का ही डेल्टा एच पे स्टडी कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 94 भी हो गया। क्या कह रहा है, द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है 273। मान लीजिए ये हमारे पास 273 है, ठीक है जी, 273 है, इसकी वैल्यू -3.57 है, ठीक हो गया। व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट 373, ये आपसे पूछ रहा है 373 पे, और डेल्टा सीपी 0 है, ये 0 कर गया, ठीक हो गया। जब ये 0 कर गया तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा तो ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 कब आ सकता है, डेल्टा, यहां लिख देता हूं, डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 0 कब आ सकता है, जब ये दोनों वैल्यू क्या हो, बराबर हो। 273 पे ये -357 है, तो ये भी तो -357 ही होएगा ना, इसको -357 लिखोगे, ये माइनस का साइन है, ये 357 माइनस में है, जब दोनों वैल्यू बराबर है तभी तो 0 आंसर आएगा। तो 94 का आंसर -3.57। तो 93 94 दोनों किरचॉफ से रिलेटेड हुए, और किरचॉफ का फाइनल डिस्कशन फिर कर रहा हूं, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द हीट ऑफ रिएक्शन। अगर यहां आप Cp को Cv कर दे तो यहां डेल्टा H की जगह E आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, ठीक है जी। देखो किसी भी रिएक्शन के अंदर ना, ये गैसियस फॉर्म में, और आयोडीन को गैस दे रहा है, पहली गलती कर रहा है, ये सोर्स में गलती है, आयोडीन को हम यहां सॉलिड फॉर्म में लिखें। अगर आप हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में सच में जानना चाहते हैं तो पहली बात ये, हीट ऑफ रिएक्शन हुई 2 मोल के लिए हुई, और HI का फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं है, वैसे ये भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात कि 2 मोल बन रहे हैं, और मेरे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI। तो भाई साहब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI तो पर मोल के लिए डिफाइंड है ना, तो ये आंसर आपके पास 6.20 किलो कैलोरीज आएगा। तो अगर आंसर इसका फर्स्ट गिवन है 12.40 तो गलत है, इसका आंसर 620 आने वाला है, क्योंकि 1240 का हाफ आपको करना है, बिकॉज हीट ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड फॉर पर मोल, हीट ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड फॉर द पर मोल, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 105 मैंने लिखा है, ये 2 इंफॉर्मेशन उसकी तरफ से गिवन है, 2 इंफॉर्मेशन उसकी तरफ से गिवन है। पहली इंफॉर्मेशन कि कार्बन का कंबशन करवाया, CO2 बना, एनर्जी गिवन है। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन करवाया, एनर्जी गिवन है। मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने में कितना डेल्टा एच मिलेगा, तो इसको इक्वेशन 1 लिखूं, इसको इक्वेशन 2 लिखूं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को वैसी रहने देता हूं, क्योंकि मुझे कार्बन डिजायर्ड इक्वेशन की साइड में चाहिए, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को तो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 मैंने C+O2 CO2 लिख दी, और इसको -393.5 ही रहने दिया। जो इक्वेशन 2 है उसको मैंने उल्टा करके लिख दिया है। CO2 क्यों लिखा, एक मैंने आपको बताया था, लेवोजियर लैप्लेस रूल है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड है, अगर एक्सो है वो, तो बैकवर्ड करने पे वही रिएक्शन एंडो हो जाती है, लेवोजियर लैप्लेस रूल। तो CO2 उल्टा लिखा सेकंड इक्वेशन को, कार्बन मोनो हाफ ऑफ O2, तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है जी, माइनस क्या हो गया जी, प्लस हो गया। तो अब इन दोनों इक्वेशंस में आप लोगों ने देखा, ये तो माइनस पड़ा रहा, ये प्लस हो गया आपके पास। इक्वेशन में CO2 से कट गया, कार्बन हाफ O2 से ये हाफ O2 बन गया, डिजायर्ड इक्वेशन हमारी बन चुकी है। तो कार्बन हुआ, हाफ O2 हुआ, CO हुआ, 393.5 283 से इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वैसे तो ऐड करोगे आप। तो 105 नंबर क्वेश्चन के अंदर मेरा आंसर, इसमें सेकंड बनने की पॉसिबिलिटीज लीस्ट है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो -393.5 वो माइनस था, तो ये प्लस हो गया, 283 पॉइंट समथिंग जो भी है, इन दोनों के डिफरेंस से एग्जैक्टली मेरा आंसर बनेगा, बिल्कुल ठीक है, वो 200 है 300 है, ठीक है, ये माइनस का 110.5 किलो जूल आंसर बन गया है।
एग्जैक्टली अगर 105 नंबर क्वेश्चन को आप समझ गए तो वेल एंड गुड है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझिए 110 नंबर को। उसने कहा जी एम, थोड़ा सा प्रिंटिंग आपके यहाँ गलती है हल्का सा, तो स्टूडेंट्स इसको देख लेना आप लोग। एम इज मेटल दैट फॉर्म्स एन ऑक्साइड, हाफ M2O, M प्लस हाफ O2, डेल्टा एच, यहाँ आपके पास 120 किलो कैलोरीज हैं। तो अब मुझे एक बात यहाँ सुनने को मिली कि आप मेटल का तो सैंपल ले लिया जी, लेकिन ऑक्सीजन को आप लोगों ने 1 मोल फिक्स कर देना है और डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। तो भाई जब हम हाफ M2O को डिकम्पोज कर रहे हैं, M बन रहा है 1/4 O2, तो उसी मेटल ऑक्साइड को फिर मुझे बनाना है। लिमिट क्या लगा दी गई है कि ऑक्सीजन 1 मोल ही चाहिए, ठीक हो गया, और बनाना मुझे M2O है, तो इसका मुझे 1 मोल, तो साफ सी बात है कि इसके मुझे 4 मोल यूज करूंगा तभी तो M2O बनेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एक बार फिर सुनो, 1/2 M2O चेंज टू M प्लस 1/4 O2, इसको 4 गुना करो तो ये 1 बनेगा, तो ये भी तो 4 गुना करना पड़ेगा उल्टे चलने में। इसको 4 टाइम्स करोगे तभी तो 1 बनेगा ना, तो इसको भी तो 4 गुना करना पड़ेगा। मैंने रिएक्शन लिख दी है, तो अब सोचो रिएक्शन लेवोजियर लैप्लेस रूल के अकॉर्डिंगली उल्टी कर दी हमने, तो ये हमारे पास 4 गुना उल्टा होकर -480 आंसर आ जाएगा। तो 1-2 बार और सुनो इस वीडियो को, आप समझ जाओगे। 1/4 O2 का 4 गुना क्यों कहा है क्वेश्चन में, हाँ ये कर दिया, ये 4 टाइम्स हो ही गया, रिएक्शन उल्टी हुई है, इसको भी तो 4 गुना करोगे ना उल्टा लिखने में, लेवोजियर लैप्लेस, तो इसका भी 4 गुना उल्टा करके -480, तो इसका आंसर 4th एग्जैक्टली बनने वाला है। देखो इस क्वेश्चन की ना थीम समझो, 118 नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इथाइन को हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवा दिया गया, ये इथीन बन गया, ठीक है, इसकी हीट ऑफ कंबशन निकालनी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालनी है। तो इक्वेशन 1, 2, 3 ठीक हो गया। इक्वेशन मुझे 1 को 2 को सेम लिखना है, इक्वेशन 2 को मैंने सेम फॉर्म में लिख देना है। 2CO2 बना, पानी बना, डेल्टा HC हुआ -337.2 किलो कैलोरीज पर मोल हो गया, इतना ठीक है। तो मुझे मेरी डिजायर्ड इक्वेशन का इथाइन मिल गया, ठीक होगी बात। मुझे थर्ड इक्वेशन को उल्टा करके लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि ये जो इथीन है ये मुझे प्रोडक्ट साइड में चाहिए। मैंने बैलेंस नहीं किया था, 4 2 6 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ गया, तो रिएक्शन उल्टी कर दी आपने, जस्ट ऑपोजिट लो जी, किलो कैलोरीज पर मोल हो गया। थोड़ा सा समझते हैं, ये 2CO2 हुआ, ये 2 वाटर हुआ। हमारी डिजायर्ड इक्वेशन के 2 सैनिक हमें मिल गए, एक इथाइन मिल गया है और एक इथीन मिल गया है। तो इसको भी हमने डन कर लिया, इसको भी डन कर लिया। अब हाइड्रोजन तो भाई सब यही दिख रहा है मेरे को, तो इक्वेशन 1 को सेम उसी फॉर्म में ऐड कर दिया गया। डेल्टा HC 68.3 किलो, जो भी यूनिट आपके पास है। तो मुझे अगर इस इक्वेशन को जोड़ना है, ऐड करना है, तो मेरी डिजायर्ड इक्वेशन के सैनिक सारे मुझे मिल चुके हैं। यहां का 2.5, यहां का हाफ, तो 3 हो गए, और 3 इधर से पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका कोई यूज नहीं है मेरे पास। अब इधर मेरे पास 2CO2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इधर के 2 पानी इधर से कैंसिल हो जाएंगे। तो जो इक्वेशन बची इन सबको ऐड करने से आएगी, ऐड करने से, तो 118 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो -41.8 किलो कैलोरीज पर मोल आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 को एज सच, इक्वेशन 3 को रिवर्स, इक्वेशन 1 को एज सच लिखो। जो डेटा थे लेवोजियर लैप्लेस के अकॉर्डिंगली अगर वैसे ही लिख दिया तो सेम रखो, अपोजिट कर दिया तो माइनस, या आप माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर दो, फिर ऐड कर दो, एग्जैक्टली आपका आंसर मैच कर जाएगा। देखो जी आपने क्या किया, 128 नंबर क्वेश्चन के अंदर 5 ml स्ट्रोंग एसिड को 5 ml स्ट्रोंग बेस में मिलाया, जिससे कि टेम्परेचर का चेंज आपको वहां मिला 5 डिग्री का, ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आती है। उसने कहा अगर मैं 10 ml स्ट्रोंग एसिड को 10 ml स्ट्रोंग बेस में मिक्स कर दूं तो टेम्परेचर का चेंज कितने का आएगा? तो मेरा आंसर है वही 5 डिग्री का ही आएगा। बच्चे कहते क्यों आएगा भाई? तो ध्यान से सुनिएगा, टेम्परेचर एक तो स्टेट फंक्शन हुआ, एक टेम्परेचर, अगर आपने कभी वर्ड सुने हो इंटेंसिव वैल्यू है ये। अगर मैं जिस कमरे में आप बैठे हो
उसके दो डिवीजन कर दूं, तो अगर उसके टेम्परेचर में दोनों साइड में कोई चेंज ना आए तो आप समझते हैं कि वो इंटेंसिव वैल्यू है। तो डेल्टा टी एक इंटेंसिव वैल्यू हुआ 5 ml 5 ml 10 ml 10 ml 20 ml 20 ml 50 ml 50 ml, क्या फर्क पड़ना है। तो इंटेंसिव वैल्यू होने की वजह से टेम्परेचर का चेंज सेम रहेगा। ठीक होगी बात। बस इसी से आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 149 को ध्यान से सुनना और समझना। ये रोम्बिक का बर्निंग है, ये मोनोक्लिनिक की बर्निंग है सल्फर के एलोट्रोप से। उसने मुझे कहा रोम्बिक सल्फर इज येलो इन कलर, वो तो नॉर्मल बात है। और पूछा क्या है जी, द डेटा कैन प्रिडिक्ट दैट। भाई साहब यहां से येलो ब्लू ग्रीन क्या पता चल रहा है, कुछ भी नहीं। मोनोक्लिनिक सल्फर है मेटेलिक लस्चर। तो फिर मेरा कहना यह है, थर्मोडायनेमिक्स किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज को, नेचर को नहीं बता रही है। तो ये सल्फर मेटेलिक लस्चर का है, येलो है, मोनोक्लिनिक सल्फर इज मोर स्टेबल, इस पे काम किया जा सकता है। सुनो ध्यान से, अगर मैं मोनोक्लिनिक, इसको इसी साइड में लिखा रहने दो, सल्फर मोनोक्लिनिक से सल्फर रोम्बिक, अगर मोनोक्लिनिक रोम्बिक में एंडो हो जाए तो इसको तो मैं इसी फॉर्म में लिख के प्लस कर दूं, माइनस कर दूंगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब मैं माइनस का 300 फिर प्लस का 297 लिख रहा हूं तो रिजल्ट मेरे पास माइनस आ रहा है। तो मोनोक्लिनिक से रोम्बिक में बदलना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। ओए, मोनो से सल्फर में जाना एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, एक्सो एक्सो एक्सो। ओए, रोम्बिक तो ज्यादा स्टेबल हुआ, इसका मतलब मोनोक्लिनिक सल्फर ज्यादा स्टेबल नहीं है। अब डेल्टा एच ट्रांजिशन ऑफ रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक उल्टा कर दे, ये पक्का क्या होएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, और एंडोथर्मिक है। दैट्स वाई आपका आंसर फोर्थ मैच करने वाला है। थोड़ा सा आप सुने ध्यान से वीडियो को, और लेक्चर को आपने कॉपी में लिख ही रखा है क्लास में पढ़ते हुए, उसको एक बार फिर पढ़े। तो मुझे लगता है इसमें कहीं आपको टेक्निकली प्रॉब्लम आने वाली है। तो इतने क्वेश्चन आपने मेरे से पूछे हुए थे, वो सारे के सारे मैंने इसको 30-32 मिनट में डिस्कस कर लिए। आपका जो भी क्वेश्चन होगा इस वीडियो में उसको वहां रोक लेना और समझ लेना ध्यान से। इसके बाद कोई डिमांड होगी तो मैं फिर इवैल्यूएट के क्वेश्चंस की एक वीडियो अलग से बना रहा हूं। केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, और शेयर तो क्यों करेंगे इसको आप, लेकिन लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है।